मैं डॉक्टर सज्जा शिल्पी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गंगा देवी महिला महाविद्यालय पटना। आज जो क्लास लेने जा रही हूँ वो BA पार्ट 3 ऑनर्स का है और इसमें हम लोग भारत के परंपरागत वस्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो वस्त्र मैंने चुना है वो है ढाका का मलमल। ढाका का मलमल एक तरह का बढ़िया महीन सूती वस्त्र है। इसे मसलिन भी कहते हैं और यह सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है। मसलिन शब्द मछलीपट्टनम नामक भारतीय पत्तन से आया है। प्रसिद्ध है कि ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि अंगूठी के अंदर से पूरा का पूरा थान बाहर निकल जाता था। और भी किंवदंतियां हैं कि माचिस के डिब्बी में मलमल का पूरा थान अट जाता था। इसके अलावा एक और बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है कि औरंगजेब ने जब जेबुनिसा अपनी बेटी को कहा था कि आप शालीनता पूर्वक वस्त्र पहन के आए, तो प्रत्युत्तर में जेबुनिसा ने कहा था कि मैं 8 तह वस्त्र में लिपटी हुई हूँ। जिससे ये झलकता है कि ये वस्त्र कितने महीन हुआ करते थे और कितने बारीक हुआ करते थे। अगर इसका इतिहास हम लोग देखें तो माना जाता है कि मसलिन शब्द की उत्पत्ति, अन्य इतिहासकारों का मानना है कि यह मोसुल इराक के कपास व्यवसाय से आया था और यूरोप में मसलिन तथा भारत में इसे मलमल का नाम दिया गया था। और यह 8वीं शताब्दी में ढाका से सूती वस्त्र अरब तथा आगे चल के चीन और जावा तक पहुंचा। अरब के प्रसिद्ध लेखक एवं विद्वान इब्न बतूता ने इसे मूल्यवान वस्तु के रूप में इंगित किया है। भारत का वह भाग जो आजकल बांग्लादेश है, इसका मुख्य केंद्र था। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में भारत से ही मसलिन पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी, परंतु 1971 के युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश की राजधानी बना। मुगल साम्राज्य भी इस वस्त्र की खूबसूरती से अछूता नहीं रह सका। मुगलों के साथ भारत में वस्त्रों पर होने वाली विभिन्न कढ़ाई का प्रवेश हुआ, जो इनके द्वारा मलमल पर भी की गई। लखनऊ की चिकनकारी भी इसी का एक उदाहरण है। बंगाल में निर्मित होने वाले महीन धागों के पीछे वहां के कपास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह कपास अन्य कपास से भिन्न था। इसके तंतु मेघना नदी के जल में फूलकर विघटित हो जाते थे। यह रिबन के रूप में मजबूत और अधिक तनाव झेल सकने वाला बन जाता था। मलमल को तैयार करने के लिए विभिन्न उपकरणों का बाद में उपयोग किया जाने लगा और इसे तैयार करने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है, आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका कार्य स्थानीय महिलाओं द्वारा नमी वाले स्थान में किया जाता था। मलमल के गौरवशाली इतिहास अंग्रेजों के दमन के साथ समाप्त होने लगा, लेकिन पुनः स्थापित करने के लिए अब बांग्लादेश में मसलिन पर्व का आयोजन किया जाता है। यह मशीनों से बनाया जाने वाला अब वस्त्र है, पहले यह हस्त निर्मित था। मलमल वस्त्र अपने कोमलता, बारीकी, सूक्ष्मता, अद्वितीय सुंदरता और अलौकिकता आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अभी भी हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। इसका वजन उस समय में अत्यंत कम था, बहुत ही कम था और इसका जो मूल्य आंका जाता था वह इसकी महीन बारीक वस्त्रों की बुनाई से की जाती थी। इसका वस्त्रों का जो नामकरण होता था वो इनके गुणों के आधार पर होता था। अगर ये ओस की बूंदों जैसी सूक्ष्म, शीतल और चमकता हुआ दिखती थी तो इनका नाम शबनम होता था। अगर ये पानी में पारदर्शी हो जाती थी तो इन्हें आब ए रवा नाम से विभूषित किया गया था, अर्थात बहता हुआ पानी। हवा के समान हल्के एवं अद्वितीय सुंदरता, कोमलता, सूक्ष्मता से युक्त वस्त्र को वफ्ते हवा का नाम से अलंकृत किया गया था और इन वस्त्रों का नाम स्थान विशेष के आधार पर भी रखा जाता था, जैसे ढाका का मलमल, सिंध का संदालिन आदि। ढाका मलमल के बारे में डॉक्टर फोर्ब वाटसन ने कहा है, सभी चमत्कारी मशीन व उपकरण मिलकर इतना महीन और सूक्ष्म मलमल का निर्माण नहीं कर सकते जितनी ढाका की वफ्त हवा में है। यह बरसात के मौसम में बुने
जाने वाला वस्त्र है, क्योंकि इसकी बुनाई में आर्द्रता की जरूरत पड़ती है और सूखने पर ही इसके धागे टूट जाते हैं। और अगर खास मलमल महीन सबसे जो उत्तम किस्म हुआ करता था वो मलमल खास कहलाता था, और इसके मूल्य का निर्धारण उसके वजन के आधार पर किया जाता था। जिन वस्त्रों का वजन जितना कम होता था, साथ ही उसमें उतनी ही अधिक संख्या में लंबे धागों का प्रयोग होता था, उन वस्त्रों का मूल्य उतना अधिक हुआ करता था। और जहां तक मलमल खास का प्रश्न उठता है, इसकी तानों की संख्या 1000 से 1800 तक हुआ करती थी। अब अगर हम लोग ढाका की साड़ियों की चर्चा करें तो जामदानी नाम अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। उस समय सोने और तारों से बुना जाने वाला ये वस्त्र होता था, और ये राजा महाराजाओं के घराने का विशेष वस्त्र होता था। इसमें पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, नृत्य करती आकृतियों आदि के नमूने बॉर्डर पर हुआ करते थे। यदि इसमें तिरछी लाइनों के डिजाइन होते थे तो इसे तिरछा कहते थे। पूरी साड़ी में जब बूटे बनाए जाते थे तो इसे बूटीदार साड़ियां कही जाती थी। फूलों के गुच्छों वाली साड़ी पन्ना हजारे कहलाती थी। छोटे छोटे फूल पत्तियों वाली नमूनों से युक्त साड़ियां फुलवार तथा बड़े बड़े फूल पत्तियों वाली नमूनों से युक्त साड़ियां तोरदार कहलाती हैं। ढाका की साड़ियों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित स्थानीय रीति रिवाज के नमूनों को भी विशेष ढंग से चित्रित किया जाता है, जिससे साड़ियों पर 4 चांद लग जाते हैं। ये साड़ी मलमल है और ये सफेद मलमल है। इसे हम किसी रंग में भी रंग सकते हैं। रंगाई का काम ज्यादातर रंगरेज किया करते थे और इसे कई रंगों में वो रंगा करते थे। और ये बहुत महीन, गर्मी में बहुत ही आरामदायक। अगर इसके सूत को देखा जाए तो इतनी महीन अभी भी इसकी कढ़ाई होती है, बहुत ही महीन और सरल बुनाई मलमल की खासियत है। धन्यवाद।